नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मात्र 25 प्रश्नों की श्रृंखला है, लेकिन इस 25 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको यह मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कितने या अभी प्रश्नों को हल करने के बाद आपको पता चलेगा कि और अभी हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो समय व्यर्थ किए हुए बिना चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की श्रृंखला के साथ। और हाँ, प्रश्नों को शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कालिदास द्वारा, पहला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंग का नाम क्या है। आप जानते हैं कि लगभग 7 या 8 संस्कृत के विद्वान कवियों को भी हमें टीजीटी के पाठ्यक्रम में रखा गया है, पीजीटी के पाठ्यक्रम में रखा गया है। कालिदास द्वारा जानते हैं रचना है एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इस 7 अंक में सबसे पहला अंक आपको बताना है कौन सा है आपका। क्या आश्रम प्रवेश है, या आश्रम निवेश है, या मिलान है, या पुनर्मिलन है। पहले ही प्रश्नों को देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला हमने संग्रहित करके रखने का प्रयास किया है। तो इसमें से पहला सही होता है आपका आश्रम प्रवेश। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा जो रचित रचना है उसमें से 7 अंक हैं। 7 अंक में सबसे पहला है आश्रम प्रवेश, दूसरा है आश्रम निवेश, तीसरा है मिलान, चौथा है विदा, और 5वां प्रत्याख्यान है, 6ठा पश्चाताप है, 7वां पुनर्मिलन है। तो पुनर्मिलन ये सबसे लास्ट है। दूसरे प्रश्न को लेते हैं। कालिदास की रचना, कालिदास की रचना जो लघुत्रयी में नहीं आती है। तैयारी करने वाले सभी साथी जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं इनको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है। तो बताइए कालिदास की रचना जो लघुत्रयी में नहीं है कौन सी नहीं है। क्या कुमार संभवम नहीं है, या रघुवंशम नहीं है, या मेघदूतम नहीं है, या ऋतु संहार नहीं है। तो आपका जवाब होता है, आपका जवाब होता है कौन सा, ऋतु संहार। ये नहीं है, ये लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आती। कुमार संभव आती है, मेघदूतम रचना आती है, रघुवंशम आती है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। कुमार याद करके रखिए, का से कुमार संभवम, म से मेघदूतम, और र से रघुवंशम। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कालिदास की जो रचना है। सबसे अच्छा तरीका आपको याद करने का मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या याद कर लेना है आपको। कुमार याद कर लेना है, का से कुमार संभवम, र से रघुवंशम, म से मेघदूतम। ये तो आती हैं लघुत्रयी के अंतर्गत। बाकी ये जो रचना है आपकी ऋतु संहार, ये कालिदास के लघुत्रयी में नहीं आती। तीसरे प्रश्न को हम लेते हैं। नारिकेल फल के समान कौन कवि हैं। नारिकेल फल के समान कौन कवि हैं। क्या भारवी हैं, या भवभूति हैं, या कालिदासी हैं, या वाणभट्ट हैं। तीसरे प्रश्न का जवाब आप दीजिए। नारिकेल फल आप जानते हैं, ये इसके जो रचनाकार इनको कहा जाता है नारिकेल फल के समान, भारवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारवी को कहा जाता है। भारव की रचना है एक किरातार्जुनीयम। कौन सी रचना एक है बहुत ही प्रसिद्ध, किरातार्जुनीयम इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चौथा प्रश्न,
किरातार्जुनीयम का प्रारंभ, यहाँ पे जो रेफ होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस शब्द से होता है? क्या लक्ष्मी से होता है, या देव से होता है, या श्री से होता है, या गणेश से होता है? किससे होता है बताइए आप। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो किरातार्जुनीयम जो शब्द है उसकी शुरुआत जो होती है वह किससे होती है? चौथे प्रश्न का किससे होती है? तो होती है, किरातार्जुनीयम की शुरुआत श्री शब्द से होती है। किससे होती है? श्री शब्द से होती है। भवभूति का मूल नाम था, क्या नाम था भवभूति का? भवभूति का मूल नाम क्या था? क्या नीलकंठ था, या श्रीकंठ था, या उम्बेक था, या शिव था? पांचवें प्रश्न का जवाब आप दीजिए। तब तक हम आपको बताते हैं भवभूत की 3 बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भवभूत की 3 रचनाओं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक तो है मालती माधव, मालती माधव एक इनकी रचना है। एक महावीर चरितम है। कौन है? महावीर चरितम है एक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना। तीसरी एक और इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है, उत्तर रामचरितम। कौन सी? उत्तर राम चरितम इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किसकी? भवभूत की। तो इसमें भवभूत का मूल जो नाम था श्रीकंठ था। क्या नाम था? श्रीकंठ। नीलकंठ इनके पिताजी का नाम था। छठे प्रश्न को लेते हैं। अभी तक यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गोबर गणेश में समास कौन सा है? गोबर गणेश में समास कौन सा है? क्या बहुब्रीहि है, या तत्पुरुष है, या कर्मधारय है, या अव्ययी है? छठे प्रश्न का जवाब आप दीजिए। तो बहुब्रीहि समास आप जानते हैं। बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है? जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद के प्रधान की विशेषता बताई जाती है। तत्पुरुष समास आप जानते हैं, द्वितीया से लेकर के और सप्तमी तक कारक चिन्हों का लोप रहता है, वो तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव समास आप जानते हैं कि पहला पद अव्यय होता है और नपुंसक लिंग होता है, एक वचन में होता है, उपसर्ग युक्त भी होता है, वो अव्यय होते हैं। छठे प्रश्न का आपका जवाब होगा कर्मधारय। कर्मधारय आप जानते हैं कि विशेषण विशेष या विशेष विशेषण होता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है। सातवें प्रश्न का जवाब, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि प्रश्नों की श्रृंखला मैंने बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया है आपके लिए। उम्मीद है देखो कितना वीडियो आपको अच्छा लगता है। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या 1955 में, क्या 1954 में, क्या 1965 में, या 1949 में? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? सातवें प्रश्न का जवाब आप दीजिए। एक चीज बता दें कि राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था उसमें 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। तो राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था, सातवें प्रश्न का जवाब आपका है 1955 में। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न, गांव का मन किसकी रचना है? गांव का मन किसकी रचना है? क्या विद्यानिवास मिश्र की है, या रामवृक्ष बेनीपुर की है, या जैनेन्द्र कुमार की है, या यशपाल की है? गांव का मन, बहुत ही सोच समझ करके प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो 8वें नंबर के प्रश्न का जवाब होता है आपका गांव का मन। ये जो रचना है ये विद्यानिवास मिश्र की है। 9वें प्रश्न का जवाब है, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? 9वें प्रश्न, क्या पतंजलि जी माने जाते हैं, या पाणिनि माने जाते हैं, या मनु माने जाते हैं, या आचार्य पिंगल माने जाते हैं? तो 9वें प्रश्न का जवाब आपका होता है कि छंद शास्त्र के जो रचनाकार माने जाते हैं या प्रणेता जो माने जाते हैं वो आचार्य पिंगल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आचार्य पिंगल माने जाते हैं। अगला प्रश्न, देवाज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा?
देव्याज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या देवी और आज्ञा होगा, क्या देव धन आज्ञा होगा, या देवा आज्ञा होगा, या देव और धन ज्ञा होगा? सोचिए, प्रश्न इसका जवाब दीजिए, आप अपने मन में लगाइए कौन सा इसका जवाब होगा। तो देवाज्ञा का संधि विच्छेद जो होगा देवी और आज्ञा होगा। ये यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। आपको देख करके लग रहा होगा कि दीर्घ स्वर संधि का है, दीर्घ स्वर संधि का नहीं है ये। 11 नंबर के प्रश्न को, किताब, किताब जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा का है किताब शब्द? क्या फारसी है, या पुर्तगाली है, या अरबी है, या देसी भाषा है? 11वें नंबर का जवाब आप दीजिए। तो 11वें नंबर का जवाब है किताब जो शब्द है, किताब जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो किताब शब्द अरबी भाषा का है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कौन सा तत्सम है? इसमें से कौन शब्द ऐसा है जो तत्सम है? क्या धनिया है, या धनिका है, या धुआं है, या बनिया है? सोचिए कौन सा प्रश्न का जवाब होगा इसका। तो 12 नंबर के प्रश्नों में आप जवाब दीजिए कौन सा आपका इसमें उत्तर होगा। तो 12 नंबर के प्रश्न का जवाब तत्सम शब्द जो है वो धनिका होता है, धनिका है। बाकी ये सब जो हैं ये धनिया, धुआं, बनिया ये तद्भव हैं, जबकि धनिका जो शब्द है, धनिका शब्द ये तत्सम है। और धनिका का तद्भव क्या होता है? धनिया होता है। क्या होता है? धनिया होता है। ये जो लिखा भी है। अगला प्रश्न, प्रजाहितैषी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? प्रजाहितैषी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित होता, ये प्रकाशित होता था। तो क्या आगरा से होता था, काशी से होता था, लखनऊ से होता था, या कलकत्ता से होता था? 13 नंबर का प्रश्न का जवाब आप दीजिए। प्रजाहितैषी, प्रजाहितैषी जो समाचार पत्र था वह आगरा से प्रकाशित होता था। आगरा जानते हैं ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, पेठा के लिए प्रसिद्ध है, पागल खाने के लिए भी ताजमहल प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, 13 मई को, 30 मई को, 23 मई को? जवाब दीजिए। और हाँ, यूट्यूब के साथियों से निवेदन है कि यदि आप वीडियो देखते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, तो लाइक भी किया करें और वीडियो को शेयर भी अगर हो सके तो किया करें, क्योंकि इसमें लाइक करने में, शेयर करने में कुछ आपका लगता नहीं है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, इससे हमको मिलता क्या है? एक प्रेरणा मिलती है। जितना लाइक मिलता है तो हमें प्रेरणा मिलती है कि और कितने अच्छे प्रश्नों का श्रृंखला किया जाए। और सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं और वीडियो जब ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है, लाइक जब अधिक मिलते हैं, तो और प्रेरित होकर के अध्यापक आपके लिए मेहनत करता है। 14 नंबर के प्रश्न का आपका जवाब होगा, राष्ट्रीय पत्रकारिता जो दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। 15, कितने चौराहे, ये कितने चौराहे रचना है, ये किसका उपन्यास है? क्या देवेंद्र शास्त्री का है, या फणीश्वर नाथ रेणु का है, या वैद्यनाथ का है, या राम कुमार वर्मा का है? तो इसमें से आपका जवाब होता है फणीश्वर नाथ रेणु का है। कितने चौराहे, ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। 16 नंबर का प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसे किया है? ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? क्या आनंदवर्धन ने, या कुंतक ने, या भोजराज ने, या मम्मट ने?
16 नंबर के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। तो ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तन माना जाता है, ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तन माना जाता है वह आनंदवर्धन को माना जाता है। इनकी एक रचना आनंदवर्धन की है, ध्वन्यालोक, बहुत ही प्रसिद्ध है। ध्वन्यालोक कौन सी रचना है? एक ध्वन्यालोक एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, अनुमितिवाद का दर्शन क्या था? अनुमितिवाद का दर्शन क्या था? क्या न्याय था, या मीमांसा थी, या सांख्य दर्शन था, या शैव दर्शन था? 17 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। अनुमितिवाद का दर्शन क्या था? 17 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 17 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है न्याय होता है। क्या होता है? न्याय होता है। 18 प्रश्न नंबर, तितली की विधा क्या है? तितली की विधा क्या है? आपको पता चल रहा होगा। कहानी है, या जीवनी है, या उपन्यास है, या नाटक है? तो तितली की जो विधा है ये आपका उपन्यास है। क्या है? तितली की जो विधा है वो क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न, सीपी और शंख किसकी रचना है? सीपी और शंख ये किसकी रचना है? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने संग्रहित करने का प्रयास किया है। रामधारी सिंह दिनकर, या जयशंकर प्रसाद, या रामचंद्र शुक्ल, या प्रताप नारायण मिश्र? 19 नंबर के प्रश्न का आपका जवाब होता है, उस 19 नंबर के प्रश्न का आपका जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, गांधी की देन, ये जो गांधी की देन है ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या जैनेन्द्र की, या राम कुमार वर्मा की? तो 20 नंबर के प्रश्न का आपका जवाब होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, रसराज, रसराज के रचनाकार कौन हैं? भूषण है, केशव हैं, मतीराम हैं, या बिहारी हैं? तो रसराज के जो रचनाकार हैं, 21 नंबर के प्रश्न का जवाब, रसराज के रचनाकार कौन है? आज मतीराम है। मधुमालती, मधुमालती किसकी रचना? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मंझन, कुतुबन, उस्मान, या शेख नबी? 22 नंबर का प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो 22 नंबर के प्रश्न का जवाब मंझन है। याद करने का तरीका, माँ से मधुमालती और माँ से मंझन। इसमें भी माँ आ रहा है, देखिए इसमें भी माँ आ रहा है, यहाँ पर भी माँ आ रहा है, तो यहाँ से अंदाजा आप लगा सकते हैं। तरीका भी याद करने का ट्रिक है। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर साहब की जो भाषा थी उसको मिली जुली भाषा कहते हैं, लेकिन इसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद ने, या कोई नहीं? 23 नंबर के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए। तो 23 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होगा श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। 24 नंबर का प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? आप जानते हैं सबसे पहला हिंदी साहित्य आदिकाल आता है, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। भक्त 1375 के बाद का जो समय है 1700 के लगभग, रामचंद्र जो शुक्ल जी मानते हैं उनको भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल कहने वाले जो थे जॉर्ज ग्रियर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज के वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को किसने सुख सखी संवाद के रूप में माना है? पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसको सुख सखी संवाद के रूप में किसने माना है? क्या हजारी प्रसाद ने माना है, विद्यापति ने माना है, मिश्र बंधु ने माना है, या कर्नल टांड ने माना है? 25 नंबर का प्रश्न, 25 नंबर के प्रश्न को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे
उन्होंने पृथ्वीराज राजस्तव के सुख सके संवाद के रूप में स्वीकार किया है। आज के प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। प्यारे मित्रों, उम्मीद है प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से अंत में कह रहे हैं, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सपोर्ट भी करिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।